ये बच्चा कैसा बच्चा है जो रेत पे तन्हा बैठा है। ना इसके पेट में रोटी है, ना इसके तन पर कपड़ा है, ना इसके सर पर टोपी है, ना इसके पैर में जूता है, ना इसके पास खिलौनों में कोई भालू है, कोई घोड़ा है, ना इसका जी बहलाने को कोई लोरी है, कोई झूला है, ना इसकी जेब में धेला है, ना इसके हाथ में पैसा है, ना इसके अम्मी अब्बू हैं, ना इसकी आपा खाला है। ये सारे जग में तन्हा है। ये बच्चा किसका बच्चा है? माँ बाप की शफकत से महरूम इस तरह के लाखों बच्चे पाकिस्तान की सड़कों पर लावारिस फिर रहे हैं। कोई गाड़ियों के शीशे साफ कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कुछ नशे की दुनिया में गुम है। सड़कों पर पलने वाले ये बच्चे बड़े होकर मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हो जाते हैं, जिससे मुआशरे में नए मसाइल जन्म ले रहे हैं। अगर इन बच्चों को माँ बाप की शफकत मिल जाए तो ये भी पाकिस्तान के बाइज्जत और कारआमद शहरी बन सकते हैं। पाकिस्तान में लाखों लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं और अपनी गोद को आबाद करने के लिए किसी भी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, मगर हमारे मुआशरे में बच्चों को गोद लेने के अमल को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। इसके अलावा मुल्क में इस हवाले से वाज़ेह कानून भी मौजूद ही नहीं है। इस वजह से अक्सर बे औलाद लोग चाहते हुए भी बच्चे गोद लेने से हिचकिचाते हैं। इसके बरक्स मगरबी ममालिक में लावारिस बच्चों को गोद लेने के रुझान ज़्यादा है। बड़ी मशहूर शख्सियात भी बच्चों को गोद ले चुकी हैं। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जोली 3 बच्चों की मां होने के बावजूद एथियोपिया, कंबोडिया और वियतनाम से 3 लावारिस बच्चों को गोद ले चुकी हैं। मशहूर गुलकारा मैडोना ने भी 2 बच्चों की मां होने के बावजूद 2 स्याफाम बच्चों को गोद लिया हुआ है। हमारी मारूफ गुलकारा हदीका क़यानी ने भी 2005 के ज़लज़ले में माँ बाप से महरूम हो जाने वाले एक बच्चे को गोद लेकर एक अच्छी मिसाल कायम की है, मगर शायद ये अपनी नौयत की एक ही मिसाल है। पाकिस्तान में जहां बढ़ती हुई गुर्बत के बायस लावारिस और बेघर बच्चों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, वहां ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को गोद लेने के रुझान की हौसला अफजाई की जाए और इस सिलसिले में वाज़ेह कानून साजी की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरिया अदरीस एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ बीट लाइव फ्रॉम ईदी होम। आज हम इस्लामाबाद के एक ऐसे सेक्टर में मौजूद हैं जहाँ पर ये घर जो बिल्कुल मेरे पीछे मौजूद है, यहाँ पर उन बच्चों को जगह दी जाती है जिनको कहीं और जगह नहीं मिल पाती। इस वक्त न्यूज़ बीट की टीम जहाँ पर मौजूद है, हमारे सर पे खुला आसमान है और एक चाँद है, कुछ तारे हैं और नीचे बहुत प्यारे प्यारे से तारे मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो बच्चे हैं जो हमारी कौम का सरमाया है और जो हमारे आने वाले कल का बेहतरी का वादा है। आज जिस सेक्टर में मौजूद हूँ, इत्तेफाक की बात है इसी सेक्टर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और ये बॉम्ब ब्लास्ट एक वाहिद बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है। इस वीकेंड पर इस्लामाबाद में इससे पहले भी एक दहशतगर्दी की वारदात हुई। पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी की वारदातें होती चली जा रही हैं। ख़ासकर उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद एक नई बड़ी शदीद किस्म की लहर आई है इस दहशतगर्दी की वारदातों के अंदर। हम बहुत पहलुओं से इसका जायज़ा लेते हैं, हम पॉलिटिकल तरीके से इसको परखते हैं, हम और मुआशी तरीके से इसको जानने की कोशिश करते हैं, हम सियासतदानों को बुला के सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मगर इस तमाम वाक़े का एक पहलू और है, क्योंकि जब हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी लैप्स हो गया, मगर सिक्योरिटी लैप्स करने वाले हैं कौन, ये इस तस्वीर का एक और रुख है। क्या वजह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुहब्बे वतन होने का दावा है, एक ऐसा मुल्क जिसको बनाने के लिए ही लाखों जानों की कुर्बानी दी गई, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर छोटी छोटी बात में हम जज्बाती होकर हमारे आंसू बहने लगते हैं और हम याद करते हैं कि हमने कितनी कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया था। उस मुल्क में ये कौन से अफराद हैं जो आकर अपने ही मुल्क के रहने वालों की जानें लेने के लिए तैयार हो जाते हैं? वो कौन से पहलू हैं? उसको कहते हैं समाजी पहलू। कुछ सोसाइटी के ऊपर भी नज़र डालने की ज़रूरत है कि कैसे हमारी इस सोसाइटी में से ही दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं। क्या हम लोगों से जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमें अल्लाह ने एक जगह दी है माशरे में, क्या हमसे कुछ कोताहियाँ ऐसी हो रही हैं कि हम उस तरफ से नज़र बंद करके बैठे हुए हैं जहाँ पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है? क्या हम अपनी ड्यूटी माशरे के अंदर सही तरीके से पूरी कर रहे हैं? क्या वो लोग जो हमसे कम खुशकिस्मत हैं, क्या वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह ने उतना करम नहीं किया जितना हमारे ऊपर किया है, क्या वो प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे कल का सरमाया है, क्या उनके ऊपर हमने नज़र नहीं डाली? इस घर में आकर मुझे बहुत से ऐसे बच्चों से मिलने का शर्फ हासिल हुआ जो कि कल
हमारे मुल्क की बागडोर संभालेंगे, मगर क्या हमने उनसे किया गया अपना वादा पूरा किया? यही आपको इन बच्चों से मिलवाऊंगी। अ वेरी वार्म वेलकम टू फरजाना बाई साहबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और नियाजी साहब जो कि इस छोटे से घर को चलाते हैं ईदी साहब की पेट्रोनेज में, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा हमें अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और ये तमाम बच्चे जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबसे मैं आपका तारुफ करवाऊँगी। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही ख़ास तारुफ हमारे आज ये 2 साल का बच्चा इस घर का मेहमान है, जो कि आज ही यहाँ पर आया है। निगहत साहबा की गोद में जो बच्चा मौजूद है वो निगहत का बच्चा नहीं है, मगर निगहत खुद ही हमें बताइए ये बच्चा कहाँ से आया है और इसकी क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निगहत है और ये बच्चा इसकी माँ झूले में डाल के गई आई थी, होम के झूले में डाल कर गई है इस्लामाबाद। और ये कोई नई बात नहीं है, माएँ बच्चे डाल के देती हैं, मगर आपने कहा कि वो उनके मसला है पैसों का, इसलिए वो उसको यहाँ कोई मसला है घर का, कह रहे हैं हमारे घर का कोई मसला है, मेरा भाई इतने बच्चों को फोल्ड नहीं कर सकता, तो मैं इधर झूले में बच्चा डाल कर। तो ये बच्चा रोया तो नहीं, अपनी माँ को याद तो नहीं क्या? अभी ये आज ईजी होम में पहला बच्चा जो आज की नई एंट्री है, मुझसे आपको मिलवा रहे हैं। इसका नाम निगहत साहबा कह रही है फ़ाइल में लिखा हुआ है, उनको याद नहीं है, मगर ये इस घर का आज नया मेहमान है। हमने कहा सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करवाएं, उसके बाद बाकी लोगों से भी आपकी बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे पेशावर, तारिक वहीद साहब के पास, हमारे रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं। पेशावर में एक अजीब वाक़या हुआ, एक लेडी डॉक्टर बच्चे फ़रोख्त कर रही थी। ये दिन भी आया था पाकिस्तान में कि बच्चों को हम सुनते थे अगवा करने का वाक़या, बच्चों के साथ ज़्यादती का वाक़या, बच्चे फ़रोख्त करने का वाक़या, उसकी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। तारिक वहीद साहब थोड़ा सा बताएगा, ये लेडी डॉक्टर जब इनको पकड़ा गया तो उन्होंने फरमाया कि क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर अडॉप्शन के क़वानीन नहीं हैं, इसलिए वो बच्चे आगे बे औलाद माँ बाप को बेच देती थी। ज़रा समझाइएगा क्या कह रही थी वो? जी फरिया, ये वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते पेशावर के इलाके ताकाल में पेश आया। मुकामी पुलिस को एक तहरीरी दरख्वास्त मौसूल हुई थी कि मुकामी वेलफेयर सेंटर में जो मेडिकल स्टाफ है वो वेलफेयर के नाम पर जो लावारिस बच्चे होते हैं जो यहाँ पर लोग लाते हैं, उनकी खरीद फरोख्त का कारोबार करते हैं। तो इस हवाले से पुलिस ने एक हिकमत ड्रामाई अंदाज की अपनाई कि 2 लेडी कांस्टेबल वहाँ पर बेऔलाद माँ की शक्ल में वहाँ पर भेजे और वहाँ पर जो बाकायदा सौदा हुआ कि तकरीबन 2 लाख रुपये पर जो नौमौलूद बच्चा था उसका सौदा हुआ। और जैसे ही उसको हवाले किया जा रहा था तो इस दौरान पुलिस ने छापा मारा और वहाँ पर जो लेडी डॉक्टर थी जो वेलफेयर सेंटर को चला रही थी उसको गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तौर पर जो पुलिस ने लेडी डॉक्टर से तफ्तीश की एक रात के दौरान, तो उसने बताया, उसने तस्लीम किया कि तकरीबन 4 माह के दौरान वो इससे पहले भी 3 बच्चे फ़रोख्त कर चुकी है, तकरीबन 2 लाख से लेकर 3 लाख की कीमत पर। और ये चौथा बच्चा था जो फ़रोख्त कर रही थी, के दौरान पुलिस के छापे में वो पकड़ी गई। साथ ही वो इस जुर्म का इतराफ़ कर रही है। लेकिन बच्चों को खरीद रहे थे किसी कानून के बगैर, आप कैसे बच्चों को फ़रोख्त कर सकते हैं? ये कौन सा किस लॉ के तहत वो ऐसा कर रही थी? जी बिल्कुल फरिया, इस हवाले से, इस केस के हवाले से एक दिलचस्प चीज़ ये है कि जो लेडी डॉक्टर है वो ये तस्लीम करती है कि मैं इन बच्चों को फ़रोख्त करती थी, लेकिन वो सिर्फ इस जुज़ को तस्लीम करती है कि मैं गैर कानूनी काम इसलिए कर रही थी कि इसको फ़रोख्त करती थी, पैसे लेती थी। अलबत्ता दूसरी जानिब वो ये मौके पर इख्तियार कर रही है कि वो फलाही काम करती थी, जो लावारिस बच्चे होते हैं, जो नौमौलूद लावारिस बच्चे होते हैं, उनकी कफालत का बंदोबस्त करती थी। लेकिन इस हवाले से जो तफ्तीश है पुलिस की वो इसलिए आगे न बढ़ सकी कि दूसरे दिन जब वो अदालत में पेश की गई तो उसको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया और पुलिस की तफ्तीश जो है उसी यहाँ पर आकर रुक जाती है। इसलिए पुलिस इस हवाले से लाचार है कि पुलिस का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक लेडी डॉक्टर का काम नहीं है, बल्कि इसके पस मंजर में एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है और उस नेटवर्क का पता चलाने के लिए ज़रूरी है कि मुल्ज़िमा को तफ्तीश के लिए उसके हवाले किया जाए। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो बेबस है इस हवाले से। मेरे साथ रहेगा, मैं क्योंकि आपसे और डिटेल्स लूँगी। अपनी नौयत का अनोखा वाना क्या वजह है कि हमारी तफ्तीश एक जगह पर आकर रुक जाती है, मगर पूरे एक मुआशी पहलू है उसका, एक पूरा मुआशरती पहलू है उसका। वो औरत कह रही है कि मैं फलाही काम कर रही थी, क्योंकि आपके पास इससे कवानीन ही नहीं है अडॉप्शन के, तो वो पेरेंट्स भी रेडी हैं बच्चे ख़रीदने के लिए। आप क्या समझती हैं, किस चीज़ की अक्कासी करे बात? खैर मुझे मैंने नहीं सुना जो आपके जो हम एक लेडी डॉक्टर पेशावर में पकड़ी गई हैं जो कि बच्चे बेच रही हैं, उसकी बात तो सब मुझे समझ आ गई है। देखिए, एक बात तो हमें समझना है कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके राइट्स हैं,
وہ اپنے حقوق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وہ حقوق کی حفاظت اس کے ماں باپ نے بھی کرنی ہوتی ہے، سماج نے بھی کرنی ہوتی ہے، اور ریاست نے بھی کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے مطلب بچوں کو بیچنے کا، مطلب اڈاپشن کے رولز ہمارے ہاں لاز ہیں یا نہیں ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ گارڈین شپ کے لاز جو ہیں ان کے اندر کیا کمی بیشی ہے وہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن یہ جو آپ مینشن کر رہی ہیں کہ اگر کوئی خاتون وہ کہہ رہی ہے جی میں یہ بچے دے رہی ہوں کسی کو یا بیچ رہی ہوں، یا کیونکہ دیکھیں جب آپ بچہ چاہے اڈاپشن کے لیے دیتے ہیں یا گارڈین شپ کے لیے دیتے ہیں تو پھر یہ مثال کے طور پہ اگر بچے کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر کورٹ کے آرڈر کے تھرو ہے یا آپ کا جو سوشل ویلفیئر کا محکمہ ہے اس نے ٹریک کرنا ہے نا، اس نے دیکھنا ہے کہ بچے کو جس فیملی نے اڈاپٹ کیا ہے وہ اس فیملی کا اس بچے کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہے، بچہ اس میں ایڈجسٹ ہوا ہے نہیں ہوا، تو ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو ان کو تو جتنا کنڈیم کریں کم ہے، لیکن اس نے ایک بات صحیح کی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک کمی ہے، ہمارے سوشل نیٹ ورک میں ایک کمی ہے۔ ایک تو اڈاپشن آپ کو پتہ ہے ویسی ٹیبو چیز سمجھی جاتی ہے، اس کے بعد شاید پراپر لاز بھی نہیں ہے۔ مجھے فار اے فیکٹ پتہ ہے کہ یورپ کے کئی ممالک میں آپ کو کئی سال انتظار کرنا پڑتا ہے اڈاپشن کے لیے، لینے والے زیادہ ہیں، بچے آپ کو نہیں ملتے اڈاپٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان میں جو پہلے ہی ہماری معاشی حالت نیچے ہے، یہاں پہ لوگ اڈاپشن کے لیے کیوں نہیں آگے آتے ہیں؟ نہیں وہ تو ایک جو آپ بات کریے نا، مطلب اس صورتحال میں دیکھیں باہر کے علاقوں میں، باہر کے ملکوں میں کیوں اتنا وقت لیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ بچے کو کسی کو دیتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ خاتون جو بھی کہہ رہی ہے میرے خیال اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ بالکل آؤٹ رائٹلی میں کہوں گی کہ وہ ایک جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں اور وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتی۔ اگر اڈاپشن کی بات ہے تو ہمیں یہ بہت ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کوئی ایک انڈیویجول نہیں دے سکتا اپنی مرضی سے، اگر ماں باپ نے دینا ہے تو اس کے لیے بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے جس کی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ کیا پاکستان میں وہ سسٹم موجود ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچے کو نہیں پال سکتے تو یہ نہیں کہ جس طرح آپ کے یہاں ایدی ہوم میں یہاں ٹھیک ہے چھوڑ دیا، یہاں پہ گورنمنٹ کے باقاعدہ گورنمنٹ رن ادارے ہونے چاہیے۔ یہ تو بڑی مہربانی ہے ایدی صاحب کی اور بہت ساری ایسی این جی اوز جو اس طرح کے کام کرتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ذمہ داری ریاست کی ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایسے بچوں کو اڈاپٹ کرے، اور پھر اگر اڈاپشن کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے، اسلامک لا کے مطابق اگر اڈاپشن کا نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم گارڈین شپ دے رہے ہیں تو اس کے اندر بچے کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل کنونشن آن چائلڈ رائٹ بھی سائن کیا ہوا ہے، اس پہ بھی ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پہ۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں نہ صرف کہ پراپر اڈاپشن کا لا موجود نہیں ہے، میکنزمز نہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ اسلامک لا کو کی آڑ لی ہوئی ہے کہ اسلام کے اندر اڈاپشن جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف آپ کے خیال سے اس میں ہمارے اسکالرز کو قصوروار ٹھہرایا جائے، لیکن سینٹ میں پڑا ہوا ہے، قائمہ کمیٹی میں ایک بل پاس ہونے کے لیے وہ ٹائم نکل جاتا ہے، اس کے بعد آگے نہیں جاتا، اس کا جواب کون دے گا؟ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور خاص طور پہ وہ ایلیٹ جو اسمبلیوں تک پہنچتی ہے ان کا کوئی اتنا کنسرن نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ نے اسلام کا نام لیا تو علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو علامہ صاحب۔ علامہ صاحب کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ جہاں تک ہمارے ساتھ اچھا علامہ ابتسام الہی بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، مگر اس وقت ہم چل رہے ہیں ایدی صاحب کے پاس جن کے ہم گھر میں یہاں پہ بھی موجود ہیں، وہ اپنے اسی قسم کے گھر میں کراچی میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ایدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت مہربانی پروگرام میں جوائن کرنے کی ایدی صاحب۔ مجھے بتائیے گا آپ کے پاس اندازاً کتنی اس وقت اپلیکیشنز ہیں بچے اڈاپٹ کرنے کے لیے؟ 14,000 کے قریب اپلیکیشنیں ہیں، ڈیلی 5-10 بندے آتے ہیں، یہ ہماری سسٹم ہے، اور بچے بہت جی آپ کیا سمجھتے ہیں ایدی صاحب، اس وقت پاکستان میں بچے چھوڑ کے جانے والے زیادہ ہیں یا بچے اڈاپٹ کرنے والوں کی زیادتی ہے؟ ایڈاپٹ کرنے والوں کی جاتی ہے، اور بچے چھوڑنے والے ابھی بھی وہی خوف اور ڈر میں اپنے بچے کو ہلاک کر کے پھینک دیتے ہیں، یا دوسرا طریقہ یہ کہ 4-5 مہینے میں بچہ اپنا پرائیویٹ کلینکیں چلتی ہے اس میں گرا دیتے ہیں۔ بعض اسی طرح کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو آ کر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ 3-4 صورتیں ہیں بچوں کی آنے کی، لیکن ابھی خوف بہت ہوتا ہے۔ میں اسی طرح ایڈورٹائز بھی کرتا رہتا ہوں کہ کوئی ڈرنا نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، صرف آپ کو
बच्चा छोड़ के एक जान को बचाना ये हमारा सबका फर्ज है। तो किस किस्म का खौफ होता है ये साहब लोगों को? इनको डर होता है कि शायद पुलिस केस हो जाएगा, शायद कोई पकड़ लेगा, कोई ये, क्योंकि ये लोग बेचारे मजलूम होते हैं।